लेटेस्ट अपडेट, इंसानी तारीख में एक नए दौर का आगाज हो चुका है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, इस वक्त आर्टेमिस 2 का मिशन SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो उनका ओरायन जहाज है, वो अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great. Good roll pitch. आज सुबह सक्सेसफुल लिफ्ट ऑफ हुई और कहा गया कि क्रू आर्टेमिस 2 इज बाउंड टू द मून, ह्यूमैनिटीज नेक्स्ट वॉयज बिगिन। एक नया सफर शुरू हुआ। 24 घंटे ये जमीन के गिर्द महवर में मैदार के अंदर रहेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा, दैट विल बी ए ग्रीन लाइट दैट वी आर गोइंग टू द मून। ये एक ग्रीन सिग्नल होगा कि अब मून की तरफ बढ़ना है। 93 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, 93 अरब डॉलर का। क्यों? इसलिए कि अब सिर्फ जाना नहीं बल्कि वहां रहना है। इट्स प्रेपरेशन फॉर परमानेंट प्रेजेंस। मून बेस बनने जा रही है वहां पे। और ये क्या है कि जो चांद है वो सिर्फ एक मिट्टी का मैदान नहीं है, या वो मिट्टी का सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि वहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये 17 एलिमेंट्स हैं जो केमिकली तकरीबन सिमिलर है। उसको पूरी दुनिया में इन एलिमेंट्स के पोजेशन के लिए जंग जारी है कि ये टेक्नोलॉजी की हार्ट बीट है। आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन हो, जो कुछ टेक्नोलॉजी है, उसके दिल की धड़कन ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और ये चांद पर मौजूद हैं। एंड देयर इज़ वाटर, वहाँ पानी भी है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो जंग है, USA चाहता है कि चांद के ऊपर उसको सबसे अच्छी जगह पहले मिल जाए ताकि वो वहाँ कॉलोनी बना सके चाइना से पहले। और फिर इस मिशन के अंदर वो जो 40 मिनट्स का एक ब्लैकआउट आना है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें गड़ी हुई हैं कि जब ये जहाज़ ओरायन वो चांद के पीछे से गुजरेगा, उस वक्त ये 40 मिनट्स का ल्यूनर फार साइड ब्लैकआउट आएगा। उनका राब्ता ज़मीन से बिल्कुल मुनक़ते हो जाएगा और उस वक्त इंसान उस जगह होगा कि आज तक कोई नॉर्मल इंसान वहां नहीं पहुंचा जितनी दूर ये जा रहे हैं। बहरहाल याद रखिएगा, चांद पर उतरेंगे नहीं, लेकिन चांद के बहुत करीब से होकर आएंगे कि चांद से सिर्फ 7000 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। मिशन का नाम है आर्टेमिस 2 और जो रॉकेट इसके लिए बना उसका नाम SLS है, स्पेस लॉन्च सिस्टम। दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट हैवी रॉकेट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आज तक इंसानी तारीख में इतना बड़ा और इतना हैवी रॉकेट नहीं बना। इट्स सुपर हैवी। और जिसका लिफ्ट ऑफ हुआ, लोगों के बयान है कि वी कैन फील द पावर। उसकी पावर लोगों को महसूस हो रही थी। 322 फुट लंबा ये रॉकेट है और इसका वजन 700 हाथियों जितना है। 2 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी ये रॉकेट बनता है। और इसका मोस्टली जो पार्ट है वो फ्यूल पर मुश्तमिल है, यानी पेट्रोल पर। जो भी ये पेट्रोल फ्यूल इसको ईंधन मिलता है उस पर मुश्तमिल है। पूरे एक फुटबॉल ग्राउंड जितना ये रॉकेट है। और इतने बड़े वजूद को खला में लेकर जाने के लिए जो थ्रस्ट, जो बूस्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है। 40 लाख किलो का थ्रस्ट वो पैदा करते हैं। और ओरायन स्पेसक्राफ्ट दर हकीकत ये वो शिप है, ये वो कैप्सूल है जिसमें ये 4 एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे और इसी कैप्सूल को ये रॉकेट जो है वो हवा में लेकर जा रहा है। 1 मिनट बाद SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम के इस रॉकेट की स्पीड वो 3540 किलोमीटर फी घंटा हो गई थी। आप अंदाज़ा लगाएं अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी होती है, और ये 3540 किलोमीटर फी आवर स्पीड बन गई। और 8 मिनट बाद इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी थी। और पेट्रोल कितना इस्तेमाल किया इसने? जो कमर्शियल एयरप्लेन होता है बोइंग 737, पेट्रोल नहीं जेट फ्यूल वो इस्तेमाल करता है और वो तकरीबन 4000 लीटर 1 घंटे में इस्तेमाल करता है। और हमारे इस SLS ने, इस रॉकेट ने, जो आर्टेमिस 2 का रॉकेट है, इसने सिर्फ पहले 8 मिनट में 2,80,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन वो एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर ली थी। और रॉकेट के उड़ने के पहले 8 मिनट सबकी सांसें रुकी रहीं, सब बहुत ज़्यादा एंक्शियस रहे, क्योंकि 8 मिनट के अंदर अंदर रॉकेट ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ना था। और ओरायन कैप्सूल जो था वो 8 मिनट बाद रॉकेट से अलग हो चुका था, यानी वो रॉकेट फिर अलग होकर ज़मीन पे गिरा किसी समुंदर में और फिर खुद ही से तबाह हो गया। ओरायन कैप्सूल अब खुद आगे उड़ेगा
उड़कर ज़मीन का ऑर्बिट करेगा और सब कुछ ठीक रहा तो फिर खुद ही वो बढ़ेगा चांद की तरफ। अब ये बात सोचने की है कि इतना महंगा रॉकेट सिर्फ 8 मिनट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओरायन कैप्सूल को लेके इसी रॉकेट ने जाना है, सिक्योरिटी, सेफ्टी और सारे इंजीनियरिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके साथ होते हैं, वो थ्रस्ट मिलता है। अब बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग इसी रॉकेट की तरह होते हैं, वो रॉकेट की तरह हमें ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन एक ख़ास वक्त में जाके जिस तरह रॉकेट का कोई काम नहीं था, उन लोगों का भी हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता। अब वो कट जाते हैं या उनका कटना ज़रूरी भी होता है, आगे फ्लाइट हमारी होती है। जिस तरह ये ओरायन कैप्सूल अब 24 घंटे के बाद, जिस वक्त ये वीडियो ऑन एयर होगी उस वक्त भी वो अर्थ के ऑर्बिट में ही होगा, लेकिन फिर 24 घंटे बाद एवरीथिंग विल बी गुड। द ओरायन कैप्सूल विल हेड टुवर्ड्स द मून और ये कैप्सूल 4.5 लाख किलोमीटर दूर ज़मीन से जाएगा। पहली बार इंसान इतनी दूर जमीन से जाएगा अगर ये सब कुछ इसी तरह होता है जिस तरह प्लान है। ओरायन कैप्सूल को बनाने में यूरोप की इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये अब कैप्सूल रॉकेट से अलग हो चुका है और 33 इंजन्स हैं जो कि इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और इसमें 4 जो है सोलर विंग्स लगे हुए हैं, जिसमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वो सोलर पैनल से बनेगी। ये मेरे पास अपडेट इस वक्त मौजूद है कि नासा कंफर्म द ओरायन स्पेसक्राफ्ट सोलर एरे विंग्स हैड फुली डिप्लॉयड, यानी वो जो सोलर विंग्स हैं उसके वो खुल चुके हैं इस वक्त और हर सोलर विंग में 15,000 सोलर सेल्स हैं जो कि सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करेंगे और वो ईंधन वो ओरायन कैप्सूल को आगे चलाएगा। और उसके अंदर का टेम्परेचर भी सेट करना है। बाहर जब -200 सेंटीग्रेड हो जाएगा, -200 सेंटीग्रेड, अंदर के टेम्परेचर को फिर नॉर्मल रखना है। 30 किलो नाइट्रोजन, 90 किलो ऑक्सीजन, 240 लीटर पानी और फिर स्पेशल वहां पर टॉयलेट का सिस्टम। पहली बार स्पेस में ये स्पेशल टॉयलेट का सिस्टम भी इसी जहाज में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो दर हकीकत इसका एक मकसद ओरायन कैप्सूल को टेस्ट करना भी है कि इसकी कितनी एफिकेसी रहती है स्पेस में जाकर। सो द मेन मिशन इज टू ट्रेवल अराउंड द मून और फिर ये इतनी करीब चांद के चला जाएगा कि चांद सिर्फ 7,000 किलोमीटर दूर होगा। वहां से वीडियोस, फोटोज बनेंगी और अपोलो ने 1969 के अंदर इतनी क्लियर वीडियोस नहीं बनाई जो ये बना लेगा, क्योंकि उस वक्त कैमरेज और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए जो इक्विपमेंट्स थे वो इतने जदीद, इतने ज़्यादा एफिशिएंट और इतने ज़बरदस्त नहीं थे। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, ओरायन कैप्सूल किस तरह सफ़र करेगा। ये हमारी ज़मीन है, प्लैनेट अर्थ, और ये है मून। यहाँ से कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लॉन्च हुआ और यहाँ पर इसने 2 चक्कर लगाने हैं। इस दौरान वो चेक करेंगे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो यहाँ से ये चांद की तरफ जाएगा, चांद पे स्विरल डाउन करेगा, उसको घूमेगा और यहाँ पर वो ल्यूनर फार साइड ब्लैकआउट आएगा जिसमें 40 मिनट के लिए इंसान बिल्कुल कट जाएगा। और मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है विक्टर ग्लोवर की, वो कहता है कि ये 40 मिनट्स होंगे जब इंसान पूरी दुनिया से कट चुका होगा, बहुत दूर होगा, मुहीब तन्हाई के अंदर होगा, लेकिन उसके बाद फिर वो चक्कर काट के दोबारा इसी हसल बसल में, इसी हजूम में, इसी हंगामे में दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये चांद से गुजर के यहाँ पे 8 का हिस्सा बनाते हुए दोबारा ज़मीन की तरफ आएगा, ये सबसे डेंजरस पार्ट है मिशन का, जिसके बाद ये ओरायन कैप्सूल यहाँ पर आके ज़मीन के अंदर जब दाखिल होगा 40,000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ये तेज़ी से आएगा और स्प्लैश डाउन हो जाएगा पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल में। फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स और शिप्स आके उसको सेव करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। और अगर ये सब कहानी ठीक रही, एवरीथिंग विल बी क्लियर, तो फिर मून के ऊपर परमानेंट बेस की बात की जाएगी और इसके बाद फिर मरीख की बारी आएगी। याद रखिए, इंसान टिक के बैठने वाली मखलूक नहीं है, ये बढ़ता है, फैलता है, समुद्रों के अंदर चला जाता है, पहाड़ों पर आबादी बना लेता है, खला में चला जाता है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। और ये जो खला में जाने वाले लोग होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट, टेक्टोनॉट और कॉम्सोनॉट, इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत टफ होती है। ये बेवकूफ़ इंजीनियर भी होते हैं, पायलट भी होते हैं, फाइटर जेट के पायलट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, खाना पकाने वाले भी होते हैं। अच्छा, ये आर्टेमिस 2 वालों को जो खाना है ना, इसमें कैनेडियन फूड भी शामिल किया गया है। अब ये खाना जो है ना, सील्ड पाउचेस के अंदर होता है, कैन्स के अंदर होता है, वैक्यूम पैक्स में होता है और थर्मोस्टेबलाइज्ड फूड होता है, डिहाइड्रेटेड होता है।
यानी छोटे पाउचेस के अंदर, कैंस में, और उसमें से पानी निकाल लिया जाता है। वहां जाके ये ओवन्स के अंदर जो उसको गर्म करते हैं तो फिर उसमें पानी ऐड करते हैं, यानी डिहाइड्रेट को रीहाइड्रेट करते हैं। इस तरह उसको प्रोसेस किया जाता है। जीरो ग्रेविटी पे जब पानी आपने पीना है तो आप स्ट्रॉ में पिएंगे, वरना पानी सारे का सारा फैल जाएगा। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, इसमें कैनेडियन जर्मी हैंसन है, 3 अमेरिकन है, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कॉक। रीड वाइसमैन ये कमांडर है, पहले भी आईएसएस पे रह चुका है, नासा एस्ट्रोनॉट ऑफिस का चीफ है। विक्टर ग्लोवर ये यूएस नेवी का टेस्ट पायलट है, फर्स्ट मैन विद कलर ये एस्ट्रोनॉट है जो ट्रेवल कर रहा है फॉर इन द स्पेस। कनाडा की पहली बार नुमाइंदगी हो रही है स्पेस पे जनाब जर्मी हैंसन के जरिए, और ये वो शख्स है जो फाइटर पायलट था, पहले कभी स्पेस पे नहीं गया। क्रिस्टीना कॉक ये इंजीनियर है, फिजिसिस्ट है, और पहले भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस स्पेस फ्लाइट का इसका रिकॉर्ड मौजूद है। और ओरियन के अंदर स्लीपिंग बैग्स लगे हुए हैं, खास तौर के स्लीपिंग बैग्स जिसमें ये अपना सोना जागना वगैरह सारा मामलात करेंगे। So this is one of the most historical and groundbreaking movement for humanity। जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहला स्टेप लिया था 1969 में, तो कहा था that one small step for man and one giant leap for mankind। ये इंसान के लिए तो छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। और जनाब उस वक्त से अब तक बड़ी बड़ी छलांगें लगी हैं। हबल टेलीस्कोप बना है 1990 के अंदर, जो 540 किलोमीटर ऊपर खला के अंदर है। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 380 किलोमीटर है, कराची से सखर का सफर 490 किलोमीटर है। और हबल सिर्फ आसमान को नहीं देखता, बल्कि वक्त के पर्दे हटा देता है। इतनी दूर तक वो देखता है कि यूं समझे उस कहकशां का टाइम माजी के अंदर होता है अभी, और हम उसको पहले से देख रहे होते हैं। इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये क्या है? लारी अड्डा समझ लें आप, यानी वहाँ बसें खड़ी होती, लोग आ जा रहे होते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 के अंदर बना था। 15 मुल्कों का ये लारी अड्डा है, वहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं। और गुज़िश्ता 23 सालों में कम से कम एक इंसान वहाँ पे लाजमी मौजूद होता है, और वो शख्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 16 दफ़ा सूरज को तुलू और गुरूब होते देखता है। हम दिन में एक दफ़ा देखते हैं, वो एक दिन में 16 दफ़ा देखता है। चाइना का अपना अलग स्पेस स्टेशन है टियांगोंग के नाम से। और मरीख रेड प्लैनेट, ये ज़मीन से तकरीबन 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। चांद का सफ़र तो 3,84,400 किलोमीटर है। इतनी दूर जहाज़ भेजे गए। सबसे पहले सोजर्नर था, सादा था, समझने साइकिल थी, और उसके बाद फिर स्पिरिट आया, अपॉर्चुनिटी आया। ये सोलर पावर थे, अब पेट्रोल तो भरा नहीं जा सकता, तो सोलर पावर थे, सूरज की रोशनी को लेकर अपना फंक्शन करते थे। 2010-2018 में इनको भेजा गया। मेन मकसद सिर्फ मरीख को समझना और वहाँ पानी की तलाश थी। फिर क्यूरोसिटी आया। क्यूरोसिटी ये न्यूक्लियर पावर्ड था, और फिर इस वक्त परसेवेरेंस वहाँ मौजूद है, न्यूक्लियर पावर्ड रोवर है। इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ वो मरीख पर घूम रहा है। उसका रोबोटिक आर्म भी है, वो वहाँ पर मरीख की चट्टानों को वो इकट्ठा कर रहा है। और सबसे बढ़कर इसकी अपनी एक लेबॉरेटरी है, और एक ड्रोन, इसका हेलीकॉप्टर भी है जो कि इंजेनिटी के नाम से है। वो हेलीकॉप्टर उड़ता है और उसकी कार्रवाई यहाँ ज़मीन पर नोट भी की जाती है। ये ड्रिल भी करता है, एनालाइज भी करता है, उस मिट्टी को देखता भी है, और मरीख की कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में भी तब्दील कर रहा है, यानी बाद में जाने के लिए वो राहें हमवार कर रहा है। तो जनाब ये है ज़मीन से चांद पर जाने का एक सफ़र। देखिए ये सही तरीके से मुकम्मल होता है, और उसके बाद इंसान आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और फिर आर्टेमिस 3 के ज़रिए चांद पर उतर पाता है कि नहीं। बहरहाल कुरान मजीद के अंदर आया, तुम ज़मीन के सिरों से बाहर निकल जाओगे और जहाँ भी जाओगे अपने रब को पाओगे।